थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग द टाइम। आज इस्पात क्षेत्र पे हम लोग चर्चा करेंगे कि 9 वर्षों में जो हमारी प्रगति और विकास रहा है। इस्पात क्षेत्र किसी भी देश के आर्थिक अंग का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है, क्योंकि चाहे वो संरचना हो, चाहे वो आर्थिक प्रगति हो, इस्पात की नींव पे ही देश की विकास और प्रगति निर्भर होती है। पिछले 9 वर्षों में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन इस्पात के क्षेत्र में आज आ चुका है, जहां देश विश्व स्तर पर 5वें स्थान या चौथे स्थान पे था इस्पात के उत्पादन के क्षेत्र में। आज भारत पूरे विश्व में द्वितीय स्थान प्राप्त कर चुका है, और उसी के साथ साथ जापान को हमने 2018 में तीसरे स्थान पे रख दिया था और हम लोग दूसरे स्थान पे हैं। स्पॉन्ज आयन के सबसे ज़्यादा बड़े उत्पादक के रूप में भी हम लोग उभरे हैं। भारत में एक वातावरण निर्मित थी जहां हम लोग 2013-14 तक भी एक नेट इंपोर्टर स्टील के होते थे। आज हम लोग हमारे उत्पादन क्षमता के आधार पर विश्व में एक नेट एक्सपोर्टर के रूप में उभरे हैं, और उसी के तहत जो हम अपने उत्पादन क्षमता को भी अगर देखें, 2013-14 में 109 मिलियन टन की हमारी उत्पादन क्षमता थी। आज करीब 160 मिलियन टन की हमारी उत्पादन क्षमता है। 46% उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई है। अगर उत्पादन देखें हम, तो करीब करीब 90 मिलियन टन की हमारी उत्पादन होती थी। आज 126 मिलियन टन हमारा एक नया कीर्तिमान हम लोग ने पिछले वर्ष में स्थापित किया है। 42% वृद्धि इन 9 वर्षों में हुई है। और अगर हम अपनी आबादी को देखें, तो जहां 61 केजी प्रति व्यक्ति इस्पात का कंजम्पशन होता था, वो आज बढ़कर करीब 86 केजी पर प्रति व्यक्ति, 86 केजीज प्रति व्यक्ति आज हो चुका है, जो करीब 42% वृद्धि हो चुकी है। इस प्रगति और विकास के सफ़र में हम लोगों के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स का भी बहुत महत्वपूर्ण एक योगदान रहा है। 90,000 करोड़ रुपए की कैपेक्स इन 9 वर्षों में हमारे पीएसओस के द्वारा निर्मित की गई हैं, और इसी के तहत आने वाले दिनों में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका आज उत्पादन क्षमता करीब 19.6 मिलियन टन्स है, उसे बढ़ाकर हम लोग 35 मिलियन टन्स तक ले जाने की हमारा संकल्प है, जिसके आधार पर 1 लाख करोड़ रुपए की कैपेक्स की योजना अकेले स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की रहेगी। हमने कई नए कदम भारत सरकार ने लिए हैं जो इस्पात क्षेत्र से संबंधित है। स्टील स्क्रैप रिसाइकलिंग पॉलिसी को हम लोग ने इंट्रोड्यूस किया है, जहां एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स को ही रॉ मटेरियल के रूप में दोबारा स्टील साइकिल में लाने की प्रक्रिया की शुरुआत की है। ईएलवी का नोटिफिकेशन गवर्नमेंट व्हीकल्स का भी हो चुका है। अब स्टेट गवर्नमेंट व्हीकल्स का और प्राइवेट सेक्टर के व्हीकल्स के हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। स्टील स्क्रैपिंग सेंटर्स भी पूरे देश में स्थापित हो रहे हैं। 2017 में नेशनल स्टील पॉलिसी की घोषणा हमने की थी, जो वर्तमान का हमारा 160 मिलियन टन प्रोडक्शन कैपेसिटी है। 2030 तक हम लोग इसको 300 मिलियन टन तक ले जाएंगे, मतलब ऑलमोस्ट डबल करेंगे। और जो प्रोडक्शन है, जो आज 126 मिलियन टन्स का है, उसको तो 100% हम लोग डबल करके 255 मिलियन टन्स तक उस प्रोडक्शन को हम ले जाएंगे। और पर कैपिटा कंजम्पशन जो वर्तमान में 86 किलोस पे है, उसको हम बढ़ाकर 158 किलो तक प्रति व्यक्ति तक हम ले जाने का हमारा संकल्प है। इसी के साथ हम लोग ने एक डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर्ड इंडियन स्टील पॉलिसी की शुरुआत की थी 2017 में, और इसका एकमात्र लक्ष्य था वो था इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का।
करीब 50 मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स पर हम लोग ने अपना ध्यान केंद्रित किया था, और उसके तहत खुशी है मुझे आपको ये सूचना देते हुए कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करीब 34,800 करोड़ रुपए के इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में हम लोग सफल हो पाए। स्टील के लिए अभी पिछले 2 महीने पहले एक PLI स्कीम स्पेशलिटी स्टील के लिए हमने निकाली थी। 6,322 करोड़ का आउटले है। 27 कंपनीज़ के साथ 57 MOUs हम लोग ने रेखांकित किए। इसके तहत करीब 30,000 करोड़ रुपए की नई कैपेक्स होगी। कैपेसिटी एडिशन करीब 25 मिलियन टन्स की होगी, और रोज़गार के अवसर करीब 55,000 इस योजना के तहत निर्मित होंगे। हम लोग ये भी कोशिश कर रहे हैं कि एक मेड इन इंडिया ब्रांड स्टील का हो, क्योंकि वर्तमान में हम लोगों के अनेक कंपनीज़ हैं जिनकी ब्रांडिंग हो रही है, लेकिन कंपनीज़ के ब्रांडिंग के साथ साथ मेड इन इंडिया का भी ब्रांड पूरे विश्व में स्थापित हो। और इसके लिए सभी निजी और सरकारी कंपनियां मिलकर एक रूपरेखा उन्होंने बनाई है। 14 पैरामीटर्स को साथ में लेते हुए अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग ब्रांडिंग की प्रक्रिया की शुरुआत की गई है, और पायलट प्रोजेक्ट में सेल और GSL दोनों मिलकर अपने प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग की शुरुआत करेंगे एक मेड इन इंडिया ब्रांड के साथ, जो लोगो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा दिया जाएगा। उसके साथ पूरी ब्रांडिंग प्रोडक्ट के डिटेल्स के साथ रेखांकित की जाएगी। जहाँ तक हमारे PSUs हैं, उन्होंने भी बहुत काफ़ी वृद्धि की है। हमारे जो नॉन वर्किंग माइंस थे, 2 माइंस बुलानी और कोटेश्वर आज ऑपरेशनल पिछले 1 वर्ष में हो चुके हैं। कलवार नागौर की जो लीज़ इशू थी वो भी रिजॉल्व हो चुकी है। KYCL के देवदारी माइंस का लीज़ प्रोसेस भी एक्सपीडाइट हो चुका है, और माइनिंग ऑपरेशन वहाँ अगले साल के अप्रैल 2024 तक वहाँ माइनिंग ऑपरेशन शुरू हो पाएगी। NMDC का लिस्टिंग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सफलतापूर्वक हो चुका है, और जो हमारा 3 मिलियन टन पर एनम नागरनार का स्टील प्लांट है वो जून के अंत तक, इस माह के अंत तक हम लोग कमीशन कर पाएंगे। ये हमारा लक्ष्य है। इसे मैं स्वयं हर हफ्ते डैशबोर्ड के ज़रिए मैं मॉनिटर कर रहा हूँ। डीकार्बनाइजेशन एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है हमारे स्टील सेक्टर का, क्योंकि हमारा स्टील सेक्टर एक हार्ड टू अबेट सेक्टर के नाम से जाना जाता है पूरे विश्व में। हम लोगों ने 13 टास्क फोर्स गठित किए हैं हर एक क्षेत्र के लिए, और उन टास्क फोर्स के ज़रिए नई स्ट्रैटेजी को लेकर उसको हम पूर्ण रूप से क्रियान्वयन करेंगे। हमारी कोशिश ये भी रही है, क्योंकि स्टील की अलग अलग मंत्रालयों के साथ मिलकर कार्य होता है। प्रधानमंत्री जी का जो निर्देश सदैव रहा है कि हम लोगों का अप्रोच एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच होना चाहिए, तो उसी विचारधारा के साथ अनेक मंत्रालयों के साथ हम लोग ने कार्य किया है। पावर मिनिस्ट्री को मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं, क्योंकि रिक्लासिफिकेशन ऑफ कैप्टिव कंज्यूमर ऑफ पावर हम लोग सफलतापूर्वक कर पाए हैं। रेलवेज़ के साथ भी हम लोग ने बहुत कार्य किया है, उनको मैं भी धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। उन्होंने प्रायोरिटी भी दिया है कुछ रेक अलॉटमेंट के लिए। 50 जो हमारे हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं, जैसे कि अंगुल सुकीनिदा प्रोजेक्ट, जरोली झकपुरा प्रोजेक्ट, डबलिंग प्रोजेक्ट। उनके साथ राइट ऑफ वे स्लरी पाइपलाइन के लिए भी जो हमारा रॉ मटेरियल है उसके ट्रांस